Hi. To escape fear, you have to go through it, not around it. Today is 20th of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। एक्सरसाइज वरुण होती है नेवी ऑफ इंडिया एंड फ्रांस के बीच। अटलांटिक ओशन में है ग्रेट बहामा कैन्यन। डिस्टेंस मेजर करता है लाइट ईयर। इंडियन ओशन में है मैस्करन प्लेटू। रोहतांग पास माउंटेन पास है जो कनेक्ट करता है मनाली और लेह को। आज के सवाल हैं, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क वीक। मतलब वीकेंड होता है, वीकडेज होते हैं, वो 4.5 डे का ही होगा। हु वॉज क्राउन्ड विद मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड how we can save it. Where in India is the Dehing Patkai National Park situated? Asian Infrastructure Investment Bank का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है पेंडुलस, मतलब हैंगिंग डाउन लूजली, दुविधा में पड़ा हुआ है। अनडिसाइडेड, अनकन्विंसिंग, इनडिटर्मिनेट। डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा, ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड डिसोबीडियंस। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, ओपोनेंट, राइवल, एनिमी। कॉनन्ड्रम मतलब वो एक पहेली बना हुआ है, कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। ट्रांजिएंट है मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, मोमेंटरी है। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं ब्रिज विद अ लाइफ। हम रूट ब्रिजेस को पढ़ेंगे। मेघालय, श्रीलंका अरेस्ट दिस फिशरमैन, 6 nations immediate aid for Afghanistan. We will prepare a question on concretization of urban places. Then this is about violation, make them think, learning. The capitals triest with डेंगू। डेजर्ट एक्सपैंड हो रहा है, थार डेजर्ट और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। दिस इज पन्ना टाइगर रिजर्व, एक्सेस रेन, परसिस्ट विद प्रोब, एज एंड मैरिज पे एडिटोरियल है। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स हैं, आईडी आधार से लिंक करें हम वोटर आईडी को। दीज आर जम्बोज, गोवा लिबरेशन डे, और ये है हमारा दिस नेवी का सेकेंड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। Then we will talk about Asia Pivot, Election Commission and Cyber Security. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu. So see, this is December 20th, Monday, The Hindu Delhi edition. तो जो पहला न्यूज़ है वो है ब्रिज विद अ लाइफ। अब लुक एट दिस ब्रिज। ये क्या है? रूट्स हैं। रूट्स क्या होते हैं? जड़। तो ये पेड़ है, पेड़ के रूट्स हैं ये, जड़, और इन जड़ों को ऐसे जोड़कर एक ब्रिज बना दिया गया है, ब्रिज बना दिया गया है रिवर के अक्रॉस। सो पीपल कैन गो फ्रॉम दिस बैंक टू दिस बैंक वाया दिस रूट ब्रिज, रूट्स का ब्रिज। तो इसको लिविंग ब्रिज भी बोलते हैं। ये एक नेचुरल लिंक है, रूट ब्रिज है। दिस इज मालिनोंग इन मेघालय। ये जो ब्रिज हैं ये बनाते हैं खासी विलेजर्स ओवर डेकेड्स बाय वीविंग द रूट्स ऑफ दिस फाइकस ट्री। जो जड़ें होती है उसको ऐसे गूंथ देते हैं, वीविंग करते हैं और ऐसे करके ब्रिज बना देते हैं। तो ये कहलाते हैं ब्रिज, ब्रिज, रूट ब्रिज। ये सवाल प्रीलिम्स में भी पूछा गया था 2015 में। तो ये इस टाइप का रूट ब्रिज होता है। दिस विलेज, लोकल जो खासिस यहाँ के होते हैं वो इस टाइप से रूट को गूंथ के ऐसे ब्रिज बना देते हैं। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ देयर कल्चर। ये जो ब्रिज होता है ये एक सिंपल सस्पेंशन ब्रिज होता है लिविंग प्लांट रूट्स का। ये कॉमन है सदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ मेघालय। तो सवाल यही आया था प्रीलिम्स में कि ये ब्रिज किस जगह देखने को मिलता है। ये हैंडमेड होता है, एरियल रूट्स ऑफ दिस रबर फिग ट्रीज का। खासी एंड जैंतिया पीपल ऑफ माउंटेनियस टेरेन इसको यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस ग्रो इन स्टीप स्लोप्स ऑफ सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट बिटवीन 50 to 1150 अबव सी लेवल। तो ये ब्रिज मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में, खासी, एंड दिस इज लाइक दिस। ओके, सो ये याद रखना है, ब्रिज विद अ लाइफ। अब जो सेकंड है वो है श्रीलंका अरेस्ट दीज मैनी इंडियन फिशरमैन। तो ये कंटिन्यूसली ट्रबल चलता ही रहता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ये हमारा इंडिया है, ये पाक बे कहलाती है,
ये गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ कहीं एक कच्चा तीवू आइलैंड भी है, एंड दिस इज श्रीलंका। अब ये जो एरिया है ना, दिस इज शैलो वाटर और न्यूट्रिएंट रिच भी है। तो शैलो वाटर है मतलब प्रॉपर सनलाइट भी आ रही है, न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर फिशेस बहुत मिलती है। और फिशेस मिलती है तो इंडियन फिशरमैन भी आते हैं, श्रीलंकन फिशरमैन भी आते हैं। वैसे तो ये जो बॉर्डर एरियाज होते हैं अनक्लॉज के थ्रू वेरी वेल डिफाइंड होते हैं, बट स्टिल मैनी अ टाइम्स क्या होता है, फिशरमैन एक एरिया से दूसरे एरिया ऐसे ट्रांसग्रेस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो अपोजिंग श्रीलंकन जैसे नेवी है वो कई बार इंडियन फिशरमैन को कैच कर लेगा, इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। दूसरा ये बात है कि इंडियन फिशरमैन जो होते हैं ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके पास मैकेनिकल ट्रॉलर्स होते हैं। तो ट्रॉलर्स मतलब ऐसे मशीन बोट है इनके पास, और ऐसे नीचे ये जाल फेंकेंगे और ट्रॉलर्स के थ्रू जो भी कैच आएगा सारे ऑर्गेनिज्म उस एरिया के ये कैप्चर कर लेते हैं। तो इसमें फिशेस तो आती है, साथ ही साथ दूसरे जो बायो मेरीन ऑर्गेनिज्म है वो भी आ जाते हैं, लाइक टर्टल्स एंड ऑल। तो इससे बायोडाइवर्सिटी, मेरीन बायोडाइवर्सिटी का भी नुकसान होता है। तो एक बात ये भी है कि जो ट्रॉलर्स हैं उसको क्या स्टॉप कर दिया जाए इस एरिया में ऑपरेट करने के लिए। तो ये हमेशा एक फ्रिक्शन का पॉइंट बना होता है श्रीलंका और इंडिया में, फिशरमैन इश्यूज अक्रॉस दिस एरिया, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, कच्चा तीवू आइलैंड। सो दिस इज देयर। फिर यूजुअली क्या होता है, इलीगल फिशिंग में जो ऐसे फिशरमैन अगर कैप्चर भी होते हैं तो फिर डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू इनको फिर बाद में रिलीज भी कर दिया जाता है। बट ये हमेशा से एक मुद्दा बना रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में, दिस ट्रबल का। तो दिस इज अबाउट फिशरमैन एंड फिशेस। सो 6 नेशन कॉल फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगानिस्तान, ये अगला न्यूज़ है। तो ये था ब्रिज विद द लाइफ, श्रीलंकन फिशरमैन, 6 नेशंस कॉल फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगान में क्या हो रहा है, तालिबान गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला तो फंड्स सारे फ्रीज हो गए। सेकंड, जो ह्यूमैनिटेरियन एड था अफगानिस्तान में पहुंच रहा था वो बंद हो गया। तो अफगानिस्तान में बहुत बड़ा फूड क्राइसिस भी डेवलप हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए ये जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं इन्होंने ग्रुपिंग किया और बात किया कि अफगानिस्तान में एड्स कैसे हम प्रोवाइड करें। ब्रॉड रीजनल कंसेंसस की बात हुआ। इंडिया ने फिर से यहाँ पे हाईलाइट किया चाबहार पोर्ट, बिकॉज अगर चाबहार पोर्ट एक्टिवली वर्क करता है तो इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा अफगानिस्तान का वाया ईरान। तो एक रूट फॉर ट्रेड ओपन हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी क्या है, जैसे अफगानिस्तान बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो वो एक्सपोर्ट भी इंडिया और दूसरे कंट्रीज में कैसे आएगा, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो दैट इज वाई दिस ईरान रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाबहार। देन दिलाराम जरंज रोड के थ्रू। तो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे, साथ ही साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे। बात हुआ ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर अफगान्स का। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। कुछ ही दिन पहले हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में पढ़ा है, अभी ये अगर इंडिया में आते हैं 26 जनवरी को चीफ गेस्ट, तो इसको फर्दर हम एक बार रिविजिट करेंगे, इंडिया सेंट्रल एशिया बायलैटरल टाइज का स्पेसिफिकली। ओके, सो दिस इज देयर। बट अभी ये कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें एक टैप रखना है। तो बाकी इश्यूज क्या हुए कि जो अफगानिस्तान है यहाँ किस टाइप की गवर्नमेंट आनी चाहिए, तो हमारी ऑफिशियल लाइन है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आनी चाहिए, इंक्लूसिव आनी चाहिए, टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, ड्रग ट्रैफिकिंग की कोई जगह नहीं है, यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, यहाँ के लोगों को प्रिजर्व करना है राइट्स ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड अदर नेशनल एथनिक ग्रुप के। तो दिस इज अवर ऑफिशियल पॉलिसी। तो ये 6 नेशंस ने कॉल किया फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगानिस्तान। दीज ऑल कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एशिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल 100% आना चाहिए, सेंट्रल एशिया। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ऑल राइट, अब जो सेकंड है, तो लुक एट दिस पिक्चर। ये बड़ा कॉमन सीन है, अक्सर शहरों में दिखता है कि जैसे पेड़ है, पेड़ के चारों तरफ हमने कॉन्क्रिटाइजेशन कर दिया। तो ये कॉन्क्रिटाइजेशन से क्या नुकसान होता है ये समझना ज़रूरी है, इसकी ज्योग्राफी समझना ज़रूरी है। ऑल्दो इससे क्या होता है कि लाइक ब्यूटिफिकेशन हो गया, पानी नहीं ठहरेगा, यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो जाएगा, तो अक्सर दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, ऐसे कॉन्क्रिटाइजेशन कर देते हैं। बट दिस कम्स एट अ कॉस्ट। तो अभी लोकल अथॉरिटी ने ऐसे कंक्रीट के दिल्ली में उसको तोड़ रही है, बिकॉज दिस इज नॉट राइट।
एनवायरमेंटलिस्ट ब्लेम करते हैं कि ऐसे कॉन्क्रीटाइजेशन से क्या होता है, जो इकोसिस्टम है शहर का वो डैमेज होता है। ट्रीज के लिए भी ये नुकसानदायक होता है। सी, यहाँ ये लिखा है कि जैसे अभी सर्वे किया ट्रीज का और ये देखा गया कि अगर हम पेड़ एक जगह से काटते भी हैं तो उसका डिफॉरेस्टेशन का कंपनसेशन करने के लिए कहीं और हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं। काम्पा एक होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। बट इससे क्या होता है, जो एक्चुअल ग्रीन कवर है वो तो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इज गॉन, बिकॉज नया ट्री आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, 5 years 10 years लाइक दैट। सो द पॉइंट इज, इससे क्या हो रहा है, ट्रीज को जो अर्बन ट्री कवर है शहर में हम उसको खो रहे हैं। वी नीड ओपन स्पेस अराउंड अ ट्रीज बेस। ये ट्री का बेस है, इसके पास ओपन बेस होना चाहिए सो दैट इट इज एबल टू टेक न्यूट्रिएंट्स, कंजर्व द न्यूट्रिएंट्स, अंडरगो गुड एरेशन, हवा यहाँ पे पानी बराबर मिले, कंट्रीब्यूट करे गुड हेल्थ ऑफ द ट्रीज। तो अर्बन डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ वरी है। शहरों में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ मिल नहीं रहे हैं। सेकंड, शहरों में ऐसे कंक्रीट का अगर जंगल बन जाता है तो क्या होता है, जैसे मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी पोरस होती है, पानी आया तो वो मिट्टी उससे एब्जॉर्ब होगा, पानी अंदर होगा। मिट्टी जल्दी हीटअप भी नहीं होती, जबकि ये कंक्रीट होता है, ये जल्दी हीटअप होता है। तो इससे अर्बन आइलैंड हीट आइलैंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्रीटाइजेशन। प्लस वाटर का जो यहाँ पर है वो रिसाइकल नहीं हो पाता, रिचार्ज नहीं हो पाता, बिकॉज पानी अंदर स्टोर ही नहीं होगा। अब बिकॉज कंक्रीट है तो पानी तेजी से आता है और वो बह के चला जाता है, तो इससे क्या होता है, अर्बन फ्लडिंग होती है। सो द पॉइंट इज, शहरों में ये जो सारी प्रॉब्लम हो रही है उसका मेजर कॉज है अर्बन फ्लडिंग हो, अर्बन हीट आइलैंड हो, डिफॉरेस्टेशन हो, इकोलॉजिकल चैलेंजेस हो। द प्रॉब्लम इज दिस कॉन्क्रीटाइजेशन, एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन। अब सी, ट्रीज जो होते हैं, अगर एक 50 year ट्री रहता है तो वो कितना हेल्प करता है हमें, ऑक्सीजन देता है वो हमें, वो कन्वर्जन टू एनिमल फ्लैश एंड बोन्स, कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल फर्टिलिटी, रिसाइकल करता है वाटर को, ह्यूमिडिटी को, एयर टेम्परेचर को, ये घर होता है बर्ड्स, स्क्विरल एंड इंसेक्ट्स का, रिमूव करता है एसपीएम, CO2 एंड SO2 फ्रॉम एयर। सो जो ट्री अपने 50 साल की लाइफ में इतनी सारी जो इकोलॉजिकल सर्विसेज करता है, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व फॉरेस्ट। ट्रीज को कंजर्व करना जरूरी है। इसी से रिलेटेड एक सवाल आया था 2013 GS1 में। अब देखिए, ये GS1 है, GS1 का मतलब है ये ज्योग्राफी है, 2013। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ज्योग्राफी लिखना पड़ेगा। ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड्स इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। हीट आइलैंड्स अक्सर क्या होता है, जैसे ये शहर है, नोएडा है, तो नोएडा में एंटर करते ही आपको लगेगा कि हीट ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, नोएडा के बाहर टेम्परेचर कम है। तो क्यों, क्योंकि हीट आइलैंड हो रहा है नोएडा में। सो ब्रिंग आउट द कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड्स इन द अर्बन हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड, GS1 2013। अब इसमें आप सोचो ज्योग्राफी क्या है इस सब चीज़ों के लिए, ज्योग्राफी, राइट, ज्योग्राफी लिखना है, मतलब यहाँ पे डायग्राम्स होने चाहिए, कुछ एक फैक्ट्स एंड टेबुलेशन भी आप कर सकते हो। हीट आइलैंड्स का ऐसा एक फ्री फ्लो डायग्राम बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, थिंक। तो राइट ज्योग्राफी, और यहाँ पे वर्ड लिखा है तो मतलब वर्ड के भी आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हो, इंडिया स्पेसिफिक नहीं। सो राइट इट डाउन। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये था। अब जो नेक्स्ट है वो है दिस इज बेनिफिट्स एजुकेशन प्लस। एजुकेशन में जो अभी हम स्ट्रैटेजी हम भी फॉलो करते हैं और अभी राइट नाउ जो डायरेक्शन चल रहा है वो यही है, टीच देम टू थिंक। बच्चों को पढ़ाते वक्त उनको खुद से सीखना सिखाओ कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है, कैसे अप्रोच की जाती है किसी भी टॉपिक को, किसी भी सवाल को, लाइक दैट। सो द पॉइंट इज, इवन सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन के लिए भी स्पून फीडिंग इज नॉट राइट। स्पून फीडिंग के बजाय हमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, उनको प्रॉपर फैसिलिटेट करना चाहिए, एक प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन टाइम टेबल देना चाहिए, एक डायरेक्शन दिखाना चाहिए कि सी दीज आर द रूल्स, दीज आर द गाइडलाइन एंड दिस इज द ट्रैक, नाउ यू रन, दिस इज ऑन यू। टीच देम टू थिंक सो दैट वो इंडिपेंडेंटली थिंक कर पाए, वो रोबोट्स नहीं बने कि क्या फीड किया और वहां जाके एग्जाम में वही लिख दिया। नो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। पीयर इंटरैक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आप लोग आंसर्स सबमिट करते हो, आप एक दूसरे के आंसर्स भी ऑब्वियसली देखते ही होंगे।
कभी आपने देखा कि इस कॉपी में ये चीज़ कितनी अच्छी दिखी हुई है, इस कॉपी में डायग्राम्स कितने अच्छे आते हैं, इस कॉपी की राइटिंग कितनी नीट एंड क्लीन होती है, इस कॉपी का अप्रोच कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, टू द पॉइंट आंसर लिखा होता है ना। तो ये सब सीखना चाहिए, इसी को बोलते हैं पीयर इंटरैक्टिव। हर किसी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो साथियों से, और ये चीज़ जो होती है ना वो इस टाइप के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज स्टडीज़ कभी भी आइसोलेशन में नहीं होती। पीयर लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब से ऑनलाइन ये शिफ्ट हुआ है, कोविड-19 लॉकडाउन एट्सेट्रा, तो हम पीयर लर्निंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई पार्टिसिपेट आप करो, आंसर सबमिट करो, यू विल डेवलप इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आएगा ना तो आप ऑटोमेटिकली राइट ट्रैक में पढ़ाई होने लग जाएगी। सो पार्टिसिपेट, टीच देम टू थिंक, दिस इज ऑन टीचर्स। तो एक्टिव लर्निंग ज़रूरी है। टीचर्स का काम बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा होती है, बट स्टूडेंट्स का भी जो है उससे बेनिफिट होता है। तो आज की डेट में जो डायरेक्शन है ना वो हमें ये होगा कि वी नीड टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्रोच लाइक दैट। बिकॉज एक टाइम था टीचर कंटेंट प्रोवाइड करता था, बट अब का जो दौर है ना वो कंटेंट का नहीं है। वी आर लिविंग इन दिस डिजिटल एज, ऑब्वियसली सरप्लस ऑफ कंटेंट है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। हमें क्या बताना चाहिए कि आप इस कंटेंट को यूटिलाइज कैसे करो, इसको अपने से लिंक करके कैसे ज़्यादा हम बेनिफिट इससे उठा पाए, बेनिफिट उसका ले पाए आंसर राइटिंग में, हमारी प्रिपरेशन में, लाइक दैट। ओके, सो द आइडिया इज टीच देम टू थिंक, टीच देम हाउ टू कैच द फिश। Then this is Delhi records these many cases over 5 months. ओमिक्रॉन का थ्रेड बना हुआ है। 4.6 डिग्री सेल्सियस सी ठंड बहुत बढ़ गई है, कोल्डेस्ट डे ऑफ सीजन। अब ये बात है डेंगू का। दिल्ली का जो डेंगू का कहर है वो कम ही नहीं होता है, हर साल बहुत दिक्कत आती है। अभी फिर डेंगू के केसेस हो रहे हैं। डेंगू हमने पहले भी कई बार कवर किया है। डेंगू जो होता है मॉस्किटो एज अ वेक्टर होता है, वायरस बॉर्न डिसीज है ये। अभी कुछ ही दिन पहले 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि साफ सफाई की जाए ताकि मॉस्किटो ब्रीडिंग को हम स्टॉप करें, मॉस्किटो ब्रीडिंग। अब प्रॉब्लम ये आती है ना, जैसे डेंगू होता है ये क्लीन वाटर में भी होता है, तो सैनिटेशन ड्राइव में जैसे सफाई कर्मचारी आएंगे नगर निगम के, म्यूनसिपैलिटी के, तो वो बाहर का सब साफ सफाई तो कर देंगे, बट डेंगू अगर आपके घर के अंदर साफ पानी भी अगर स्टैग्नेंट है तो वहां पे भी ये ब्रीडिंग हो सकती है। सो दैट इज वाई पीपल पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अनलाइकली कि अथॉरिटी आपके घर के अंदर आए और चेक करे कि कहीं स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ वाई अवेयरनेस एंड पब्लिक एजुकेशन ज़रूरी है, ताकि लोगों को समझ में आए स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स। अनलेस द पब्लिक इज नॉट एजुकेटेड नथिंग मच विल चेंज। सी, जब तक पब्लिक एजुकेट नहीं होगी, अवेयर नहीं होगी, तब तक ज़्यादा फायदे नहीं आएंगे। सो यहाँ पे हम क्या करें कि वाटर कहीं भी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, कूलर ट्रे में या फिर गमलों में, ताकि हम मॉस्किटो ब्रीडिंग को स्टॉप कर पाए। तो द पॉइंट इज स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, cleanliness is next to godliness. Otherwise every year we see so many cases of this dengue and diseases and all, which is not good for us. So capitals driest with dengue. ये है थार डेजर्ट, एक्सपैंड हो रहा है फास्ट विद लैंड डिग्रेडेशन, एक स्टडी में बताया। सो वेयर इज थार डेजर्ट? दिस इज थार डेजर्ट। सी, ये इंडिया है, ये जो बॉर्डर एरिया दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड थार। थार क्या है? मरुस्थल है, मरुस्थल। मरुस्थल मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक तो पानी कम होता है ना, तो इससे क्या होता है, ये हीट इज नॉट अ क्राइटेरिया। डेजर्ट हॉट डेजर्ट भी हो सकते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं। जैसे ये थार है, ये हॉट डेजर्ट है। इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ है आप बताओ? तो ये थार है, थार इज अ हॉट डेजर्ट। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इज वेरी वेरी लेस। ये जो पूरा एरिया है दिस इज थार डेजर्ट। यहाँ गंगानगर है, जैसलमेर है, दिस इज जोधपुर है ना। यहाँ एक लूनी रिवर आती है, ये बीकानेर है। यहाँ ये जो जगह दिख रही है दिस इज कॉल्ड पोखरन, पोखरन जहाँ पे हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। देन इसके बाद ये दिदवाना और ये सांभर आ जाती है, और ये अरावली माउंटेन है। अब ये जो अरावली माउंटेन है ना, ये इस डेजर्ट को इधर प्रोसीड करने से रोकता है। अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है, ये इस डेजर्ट को इधर आगे प्रोग्रेस करने के लिए सेंट्रल इंडिया में आने से रोकता है। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अरावली माउंटेन जो है इट्स डाइंग।
इट्स डाइंग। तो ये फ्लैट होता जा रहा है। अगर ये फ्लैट हो गया तो थार डेजर्ट एक्सपैंड होने लग जाएगा और सेंट्रल इंडिया भी डेजर्टिफिकेशन होने लग जाएगा, विच इज अ कॉज ऑफ वरी। डेजर्टिफिकेशन इज ऑन राइज। अब जैसे ये प्लाया लेक है, अरावली माउंटेन है, आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स हैं, चैप्टर 3 या 4 था, उसमें एरिड लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ो, पेनी प्लेन क्या होते हैं, लाइक दैट। और एओलियन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, किस टाइप की टोपोग्राफी यहाँ पे बनती है, लाइक दैट। ओके। और फिर ये आपको सवाल तैयार करना है, प्रिपेयर अ नोट ऑन एरिड लैंडफॉर्म। एरिड, एरिड मतलब सूखा, कम बारिश। एरिड लैंडफॉर्म्स, इसके डायग्राम्स भी बनाना, जैसे बरखान क्या होता है, लाइक दैट, सीफ क्या होता है ना। प्रिपेयर अ नोट ऑन एरिड लैंडफॉर्म्स, हाईलाइट द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थार डेजर्ट एंड अरावली माउंटेन रेंज। तो 3 पार्ट हैं इसमें। पहला पार्ट है एरिड लैंडफॉर्म क्या होते हैं, दूसरे पार्ट में फीचर सिग्निफिकेंस बताने हैं, पहले थार के और तीसरे में अरावली के। तो 3 पार्ट्स हैं, सारे सवाल का पूरे पार्ट्स एड्रेस करने हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टडी हुआ और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, इस पे भी प्रीलिम्स पे सवाल आया, यूएनसीसीडी। इसका काम क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन को कम करना। अगर हम ट्रेंड देखें तो वर्ल्ड में डेजर्टिफिकेशन इज ऑन राइज। तो जो सैंड स्टॉर्म्स होते हैं, जैसे सचिन का एक इनिंग था ना यूएई में सैंड स्टॉर्म, इस टाइप के सैंड स्टॉर्म्स ज़्यादा आने लग गए, इंटेंस हो रहे हैं, इरोजन हो रहा है अरावली का। अरावली एक नेचुरल ग्रीन वॉल है डेजर्ट और प्लेन के बीच में, तो थ्रेट है सेंट्रल इंडिया में। माइटी थार डेजर्ट है, वेस्टर्न राजस्थान में है, ये बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल, चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न, सैंड ड्यून्स बढ़ रहे हैं, अनसाइंटिफिक प्लांटेशन ड्राइव के कारण भी कोई हेल्प नहीं हो रही है। तो हम फेल हो रहे हैं डेजर्ट को स्टॉप करने में। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होगा तो फर्टाइल लैंड जाएगी, खेती की जमीन जाएगी, डेजर्ट इकोलॉजी बढ़ेगी, तो क्लाइमेट चेंज होगा और ओवरऑल दिस विल बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। सो दैट इज वाई वी नीड टू चेक दिस। तो यही यहाँ पे स्टडी हुआ है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो रहा है, बैड लैंड टोपोग्राफी भी बढ़ती है, अरावली की दिस फ्लैट हो रहा है, ये कॉज ऑफ वरी है। ये वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। अंडरस्टैंड द डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। इस पे भी एक बार पहले सवाल आया था कि जो कोल्ड करेंट्स होते हैं ना, इनका क्या रोल होता है डेजर्टिफिकेशन में। एक्चुअली डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि डेजर्टिफिकेशन तब होता है जब प्रेसिपिटेशन कम होता है। तो जहां भी आप देखो कॉन्टिनेंट्स में, जैसे देखो, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कोल्ड करंट आ गया है ना। तो जो डेजर्ट्स हैं वो प्राइमरली इस साइड ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, वेस्टर्न साइड में मिलते हैं, जैसे इंडिया में भी देखो दिस इज दिस यहाँ पे। प्लस जहाँ पे जैसे कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट होता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर होता है तो रेनफॉल कम होता है, रेनफॉल कम होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, तो वो बन जाता है डेजर्ट। तो इस तरीके से डेजर्ट बनते हैं। डेजर्ट जैसे कई बार कॉन्टिनेंट के बीच में भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं आ पाता। तो द क्राइटेरिया इज प्रेसिपिटेशन इज लेस, तो वहां पे डेजर्ट्स बनेंगे, डेजर्ट्स बनेंगे। और डेजर्ट हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के भी नाम बताओ, वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन से हैं। ओके, सो ये है हमारा थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट एक्सपैंड हो रहा है, विच इज अ कॉज ऑफ वरी। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, दिस इज प्राइड मार्च। तो दिस इज अबाउट LGBTQ कम्युनिटी को राइट्स इंश्योर कराना क्यों जरूरी है, ह्यूमन राइट्स। देन लेपर्ड स्ट्रेज इनटू लोकेलिटी इन जयपुर। अब क्या होता है कि अगर जो फॉरेस्ट इकोलॉजी है वो कम होती है, श्रिंक होती है, प्रे बेस कम होता है, हैबिटेट लॉस होता है, ह्यूमंस का एनक्रोचमेंट होता है फॉरेस्ट में, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है से वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में। तो लेपर्ड और ह्यूमन का ये कॉन्फ्लिक्ट। वैसे भी जो टाइगर होता है वो कोर जोन अपने पास रख लेता है, लेपर्ड थोड़ा स्मॉलर होता है तो उसको वो पेरिफेरी में पुश कर देता है, तो इसीलिए लेपर्ड और ह्यूमन बींग्स का ज्यादा कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे ये इंडियन डेजर्ट कैट है, ये कहाँ पर है, पन्ना टाइगर रिजर्व में, दिस इज इन मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व, अकोला बफर जोन में मिला। एक बार पहले ये यहाँ पर नौरा देही सेंचुरी भी है, वहां पर भी ये स्पॉट की गई थी, नौरा देही सेंचुरी। अब नौरा देही सेंचुरी आती नाम आना चाहिए चीता का रीइंट्रोडक्शन, इंडियन चीता। तो दिस इज पन्ना टाइगर रिजर्व। अब ये जो न्यूज है वो है बर्ड माइग्रेशन। बर्ड्स क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ऐसे माइग्रेट करती है, तो दिस इज बर्ड माइग्रेशन। तो
तो बर्ड माइग्रेशन में भी प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर जैसे जहाँ ये माइग्रेट कर रही है वहाँ की इकोलॉजी चेंज हो गई। यूजुअली बर्ड्स क्या करती है, जब इन्हें एग लेइंग के लिए या फिर सीजनल ऐसे तो वो जाती है, तो वहाँ की इकोलॉजी अगर कंड्यूसिव नहीं होती तो दे फाइंड डिफिकल्टी। एक्सेस रेन के कारण इनको डिफिकल्टी हो रही है। पहले जो था यहाँ पे स्टैग्नेंट और शैलो पूल था, मतलब ज़्यादा गहरा पानी नहीं था। गहरा पानी नहीं था तो बर्ड्स यहाँ पे इजीली आ रही थी। हैवी रेंज हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे ड्रेजिंग किया गया। ड्रेजिंग मतलब सिल्ट हटाया गया, गहराई को बढ़ाया गया जिस लेक्स एंड ऑल की, वाटर बॉडी की। तो गहराई बढ़ गई, तब जो बर्ड्स हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। फिश ईटिंग बर्ड्स हैं तो उनको यहाँ पे माइग्रेशन कम देखने को मिल रहा है। दे वॉन्टेड दिस शैलो वाटर। शैलो वाटर वो उनके एग लेइंग वगैरह हैचिंग के लिए ईजी रहता है, प्लस प्रे भी ईजिली मिल जाता है जो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो डीसिल्टेशन इज वन थिंग एंड सेकेंड एक्सेस रेनफॉल। तो डेप्थ ऑफ दीज वाटर बॉडी बढ़ गई, शैलो वाटर बॉडी नहीं मिल रही है। तो दैट इज़ वाई ये जो बर्ड्स हैं एक्वाटिक सिस्टम उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो दे आर नॉट कमिंग ओवर हियर। माइग्रेशन इम्पैक्ट हुआ है। किन सब बर्ड्स का हुआ है? बार हेडेड गीज है लार्ज नंबर दिस सिरा में। ये कुछ और बर्ड्स हैं, बार हेडेड गीज हैं, हिमालय, सदर्न चाइना, मंगोलिया से आती है ये सारी बर्ड्स है, कर्नाटका में आती है ये। ओके, सो माइग्रेशन इम्पैक्ट हो रहा है अगेन बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग इकोलॉजी। सेम इज विद दिस, हमने नागालैंड में भी पढ़ा था। ये जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, कई बार इनकी पोचिंग हो जाती है या फिर इनको अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है तो दे स्टार्ट अवॉइडिंग गोइंग टू दैट प्लेस। तो माइग्रेशन पैटर्न चेंज होता है। ओके, सो दिस इज बर्ड माइग्रेशन, पन्ना टाइगर रिजर्व, एंड दिस इज लेपर्ड। अब ये है परसिस्ट विद प्रोब। अब इसमें रेगुलर पॉइंट्स हैं, कई बार हमने इस बात को देख लिया। पेगासस जो हुआ था, पेगासस सर्वेलेंस केस बाय दिस व्हाट्सएप, इजराइल की जो कंपनी थी उसका ये सॉफ्टवेयर है और कंपनी ने बोला उसने केवल गवर्नमेंट को ये सॉफ्टवेयर सेल किया है। तो ये जो सर्वेलेंस है दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक एथोस। सर्वेलेंस अगर नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी के बिहाफ में किया जाता है तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज नॉट राइट। देन एज एंड मैरिज। अब यहाँ डिबेट है कि जो 21 ईयर्स किया गया एज को, एज ऑफ दिस फीमेल मैरिज एज 21 है और मेल मैरिज एज भी 21 है, तो 18 to 21 किया, इसका क्या मायने? मायने ये हैं कि दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, बट इज दिस सफिशिएंट? दिस इज द क्वेश्चन। Focus must be on creating social awareness about women's reproductive health and rights. तो reproductive health और rights को भी यहाँ पे priority देना चाहिए। Good intention, अच्छी लाइन है, good intention does not guarantee favorable outcome. Intention से कुछ नहीं होता है, execution and planning thorough भी होना जरूरी है। Coercive laws without wide societal support often fail to deliver even when their statement of objects and reasons aim for the larger public good. Public good aim है, बट जब तक सोसाइटल सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, सोसाइटी उसके लिए रेडी नहीं है, तब तक वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ अमेंडमेंट कर रहे हैं हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। मतलब 21 साल से कम का है तो शादी नहीं होगा। एज ऑफ अ गर्ल एंटरिंग मदरहुड विद एन एम टू लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स। बिकॉज कई बार हम देखते हैं अगर अर्ली दिस मदरहुड होता है तो जो विमेन है उसका बॉडी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, ये मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन लेवल भी अगर प्रॉपर नहीं मिलता तो फिर उससे जो चाइल्ड है उसके लिए भी प्रॉब्लम्स होती है। द पॉइंट इज कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमें प्रायोरिटी से वर्क करना है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। हायर एजुकेशन और करियर भी इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन होगा उससे इकोनॉमिक फ्रीडम भी आएगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आएगा, करियर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो दीज थिंग्स शुड ऑल्सो नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑब्जेक्टिव लुक ये होना चाहिए कि हम केवल रेज कर देंगे, इससे सफिशिएंसी नहीं आएगी, हमें एट द सेम टाइम सोशल अवेयरनेस लाना है। एक्सेस जो है हेल्थ केयर का वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है कम्युनिटी को, क्योंकि क्या होता है कि जो यंग वुमेन है दे आर नॉट येट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, who are unable to exercise their rights and freedoms while still under the yoke of familial and societal
प्रेशर. सो दीज आर द चैलेंजेस. अब यहाँ ये बताया कि स्ट्रॉन्ग कैंपेन भी ज़रूरी है टू रिफॉर्म पैट्रियार्कियल माइंडसेट एंड इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन. एजुकेशन इज लिबरेशन. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी बताया 2024 मैरिड बिफोर 18. तो लॉ पहले भी था बट इसके बाद भी 18 से बिफोर मैरिज हुआ है. सो दिस टेल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है वो हमेशा से एक चैलेंज होता है. ये हमेशा से सक्सेसफुल नहीं हुआ है टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज स्पेशली अमंग द पुअर. विमेन राइट एक्टिविस्ट पॉइंट करते हैं कि जो एक्ट है टू पनिश दिस, अगर ये चीज़ें होती है, डोमेस्टिक अब्यूज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, तो एक सेफगार्ड यहाँ पे होना चाहिए. पैट्रियार्कल सेटिंग को भी हिट करना ज़रूरी है. अ गुड बट नॉट ईजी वे टू अचीव द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज स्टेप्स लो टू काउंसल करना भी बहुत ज़रूरी है ऑन अर्ली प्रेगनेंसीज एंड प्रोवाइड देम द नेटवर्क टू इम्प्रूव देयर हेल्थ. बिकॉज पता है हमारी प्रायोरिटी है, जैसे पहले एक टाइम था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती नहीं थी. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा दिस MMR नंबर खराब थे, IMR नंबर भी इंडिया के खराब थे. आज भी बहुत अच्छे नहीं है बट पहले से बेटर है. सो द पॉइंट इज ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, फाइनेंशियल एंड दिस एजुकेशन का जो एक्सेस है, ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है. लॉज कैन नॉट बी अ शॉर्टकट इन द पाथ टू सोशल रिफॉर्म. वेरी गुड लाइन. लॉज कैन नॉट बी अ शॉर्टकट इन द पाथ टू सोशल रिफॉर्म. तो कल आपने इसमें आंसर राइटिंग भी किया. जो रिफॉर्म्स है ना, उसका एक पहले बेस बनाना भी ज़रूरी होता है कि पीपल उसके लिए रेडी हो. अदरवाइज क्या होता है, गुड इंटेंट डज नॉट गारंटी फेवरेबल आउटकम. तो दिस इज एज एंड मैरिज. देन ये जो बात है ये पॉलिटिकल आर्टिकल है. इसमें प्राइमरली बात किया है ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के लिए. अभी हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. लेट अस सी न्यूक्लियर डील वापस होती है या नहीं होती है. ट्रंप ने इस न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया था. ईरान न्यूक्लियर टॉक. कैन इंडिया बिकम अ टेक्नोलॉजी लीडर. अब सवाल ये है कि हमारे जितनी भी टेक कंपनीज हैं उसमें आप इंडियन प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली देख सकते हैं, बट ऐसी कोई इंडिजिनस टेक कंपनी इंडिया की क्यों नहीं बन पा रही है. दिस इज द प्रॉब्लम. हमें ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करें और प्राइवेट बिजनेस जो होता है उसको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें. एक गवर्नमेंट को ज़रूरी है प्रॉपर वहाँ पे एक फैसिलिटेट करे, एक प्लेटफॉर्म रेडी करे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का. जो कल्चर है एंटरप्रेन्योरशिप का उसको भी एनकरेज करना ज़रूरी है. तो इनविजिबल हैंड गवर्नमेंट का होना चाहिए. हम चाइना से बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं. हमें ज़रूरी है कि हम टेक जो है उसको ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आगे बढ़ाएं, जो यूनिक इंडिजिनस प्रॉब्लम्स है हमारी. तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी में भी लीडर बन सकते हैं. इंडिया के पास पोटेंशियल है. ऑल वी नीड टू डू इज टू रियलाइज दैट वेल. क्रिप्टो करेंसी की बात आए तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट और RBI ने बोला है. रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो. बैन इज नॉट अ सॉल्यूशन, रेगुलेट. ऑल्दो इस आर्टिकल में लिखा है नीदर बैन नॉर रेगुलेट. टर्बुलेंस इन द एयर. फिर से ओमिक्रॉन का थ्रेट आ रहा है. ब्लैकआउट इन जम्मू एंड कश्मीर. देन मेंटल डिसेबिलिटी. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. प्रो मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पे दिस हमें अवेयरनेस होना चाहिए. देन प्रायोरिटी फॉर बिल ऑन वोटर ID एंड आधार लिंक. सी वोटर ID में ना इतने ज़्यादा घोस्ट नेम्स मिलेंगे आपको, स्पेशली दिस वोटर ID में. इसको आधार से लिंक करना बहुत बहुत ज़रूरी है. ये एक सिंगल मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म हो सकता है. बिकॉज आधार में भी फ्रॉड्स तो होंगे बट इस लेवल के नहीं होंगे जिस लेवल के आज की डेट में वोटर ID में देखने को मिलते हैं. देयर आर सो मेनी घोस्ट एंटिटीज जिनका वोटर ID इशू है, एपिक कार्ड. सो द पॉइंट इज आधार से जो लिंक करने का अभी जो बिल आ रहा है, इट इज़ अ गुड मूव. पोषण डेटा जो है, अगेन माल न्यूट्रिशन की बात है, स्टंटिंग की बात है, वेस्टिंग की बात है. तो विमेन, मदर और चिल्ड्रन दोनों की जो हेल्थ है उसको कैसे बेटर किया जाए. पोषण, गुड फूड, न्यूट्रिशन इज ज़रूरी. अब ये जो डेटा है ये भी दिस डेटा प्राइवेसी के कारण इसको भी गवर्नमेंट बोल रही है दिस नॉट इंटरेस्टेड टू रिलीज दिस डेटा. देन सेंसर्स AICT. ये क्या है, जम्बोज हैं. जम्बोज हाथी. कॉशियस वेलकम फॉर गढ़चिरौलीज फर्स्ट जम्बो. तो जम्बो ऐसे घूम रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र पहुंच गए हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ ओवर 9 years. दिस इज गुड. अब जैसे एलिफेंट्स होते हैं, जैसे कल हमने घड़ियाल देखा था. घड़ियाल है मतलब रिवर इकोसिस्टम इज हेल्दी. तो एलिफेंट है, टाइगर है, इसका मतलब फॉरेस्ट बेटर कर रहा है, फॉरेस्ट इज हेल्दी.
ये गोवा का है, गोवा लिबरेशन डे अभी हमने सेलिब्रेट किया। तो हमने ये पढ़ लिया, दिस इज ऑल्सो डन, एज एंड मैरिज, देन ईरान न्यूक्लियर डील, और ये है गोवा लिबरेशन डे। तो गोवा लिबरेशन डे हम दिसंबर 19 को बनाते हैं। गोवा जो था ना पहले, वो काफ़ी टाइम तक कॉलोनी बना रहा था पोर्तुगीज़ की। दिस डे दिसंबर 19 रिगार्ड किया जाता है सिग्निफिकेंट डे, बिकॉज आज ही के दिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को फ्री किया था फ्रॉम पोर्तुगीज रूल, दिसंबर 19 1961 को। तो ये जो डे है वो रिकॉग्नाइज करते हैं अचीवमेंट ऑफ गोवा, हम आज सेलिब्रेट करते हैं। टूरिज्म में गोवा इज अनपैरेलल, हाईएस्ट पर इनकम कैपिटा दिस गोवा का है अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सो दिस इज गोवा। तो दिस इज गोवा लिबरेशन डे। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, बट गोवा बहुत टाइम तक पोर्तुगीज रूल में ही रहा, पोर्तुगीज रूल 450 ईयर्स तक। पोर्तुगीज वर अमंग द फर्स्ट टू कोलोनाइज पार्ट ऑफ इंडिया, और गोवा इनका हेडक्वार्टर था। तो गोवा फाइनली 1962 को हमने फ्री कराया, तो इसलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाते हैं। इस दिन फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, हम ऑनर करते हैं इस ओकेशन को। सो दिस इज गोवा लिबरेशन डे। देन ये है डिफेंस इन द सी, ये क्या है, मोर्मुगांव, ये नेवी का सेकेंड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, P-15B। मिड 2022 में इसको कमीशन किया जाएगा, अभी ये सॉर्टी कर रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, 5 साल MBBS किया है, इतना पढ़े हैं, अच्छे से सीखा है, गो विजिट डॉक्टर, सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू बी टैग्ड फॉर बीइंग ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, सोसाइटी में अवेयरनेस एंड ये फैसिलिटेट करना भी ज़रूरी है, सेल्फ असेसमेंट वगैरह ये चीज़ें हो। जैसे अभी जो चाइल्ड का जो आया था उसमें क्रैश फैसिलिटी की भी यहाँ पे बात थी, क्रैश फैसिलिटी। सो दिस इज प्राइवेट हॉस्पिटल। देन लो टर्नआउट हुआ हांगकांग पैट्रियट पोल में। OIC समिट ने अगेन अफगानिस्तान इशू उठाया। चाइना की टेनिस स्टार डिनाइज अंडर प्रेशर प्रोबेबली। देन दिस इज बियर एंड दिस इज बुल। अब देखो बियर के क्या होते हैं, ऐसे नाखून होते हैं, तो बियर क्या करता है, स्क्रैच करता है। स्क्रैच करता है मतलब गिराएगा। तो जब बियर एक्टिव हो रहा है ना, मतलब स्टॉक मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा। जैसे बियर होता है ना, ट्री की ट्रंक में ऐसे स्क्रैच करता है, उसको नीचे गिराता है। तो बियर मतलब स्टॉक मार्केट नीचे। बुल क्या होता है, ये हूफ्स होते हैं। बुल क्या करता है, रनिंग करता है। तो जब बुल आएगा मतलब स्टॉक मार्केट दौड़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये याद रखना है। बियर मतलब फॉल, बुल मतलब दिस राइजिंग अप। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये बात है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो लो ऑन प्रोडक्टिविटी, पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम है एज यूजुअल। 3 in a row इंडिया बीट जापान। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, टाइफून, माउंटिंग केसेस एंड कॉट पोचिंग फिशरमैन। देन ये बात है अंडरस्टैंडिंग द US स्ट्रैटेजी ऑफ एशिया पाइवट। एशिया पाइवट, अब सी कल परसों ही हमने देखा USA का जो विड्रॉवल हुआ अफगानिस्तान से, वो क्यों हुआ, क्योंकि USA काइंड ऑफ रीअलाइनमेंट करना चाहता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को राइज ऑफ चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके लिए एशिया पाइवट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इंडो पैसिफिक भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है US की फॉरेन पॉलिसी का। तो US सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये साउथ ईस्ट एशिया विजिट में बताया कि जो एशिया पाइवट है, रीजनल बैलेंसिंग है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको फोकस कर रहा था, वो क्यों इतना ज़रूरी है। इस स्ट्रैटेजी में अब एशिया पाइवट मतलब स्पेशली जिसमें इंडिया आ जाएगा और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रैटेजी में सॉफ्ट पावर होगा, फोर्ज होगा अग्रीमेंट, मैरीटाइम कोऑपरेशन, एजुकेशन, पीस कोर एक्सचेंज, इन सब एरिया में, ह्यूमन राइट्स में। सो सी इन अ वे दिस इज काउंटरिंग चाइना। मेजर चैलेंज जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे है। एशियन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एशियन इकोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट। RCEP एंड द CPTPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो USA अपने यहाँ पे ऑप्शंस भी बढ़ाना चाहता है और रीजन में कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी और US लेड जो बिलीफ सिस्टम है उसको एनफोर्स कराना चाहता है। दिस इज देयर। तो एशिया पाइवट, एशिया वैसे भी नेक्स्ट जो डेकेड है, ये डेकेड एशिया का माना जा रहा है इंडियन ओशन का। तो दैट इज वाई वी आर एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। इंडिया अगर अपने कार्ड्स अच्छे से प्ले करे तो इट इज़ पॉसिबल हम बहुत बड़े सुपर पावर हम भी बनने वाले हैं। क्वेश्चनिंग द इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे मिले, एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट।
जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना, स्पेशली जैसे सीईसी, इलेक्शन कमीशन हुआ, जुडिशरी हुआ, इनको लॉ के साथ, रूल के साथ, मैंडेट के साथ एक जो बुलवर्क है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस का सेफगार्ड करना बहुत जरूरी होता है। इलेक्शन कमीशन, डोंट लेट दिस प्रेज फूल यू, और ये है साइबर सिक्योरिटी। अब सी इंटरनेट बढ़ रहा है, इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी जैसे डेंगू का केस देखा ना, जो एंड यूजर है प्रॉब्लम अक्सर उसकी तरफ से आती है। सिक्योरिटी तब बढ़ेगी जब अपन जो यूजर्स हैं, यूजर्स में अवेयरनेस लाएं, स्प्रेड अवेयरनेस। तो बाकी साइबर अटैक्स तो बड़े हैं, सिस्टमेटिक गवर्नमेंट बैक्ड अटैक भी होते हैं, और इस चीज़ को हमें वॉरफेयर से भी कनेक्ट करना था कि पहले वाले जो युद्ध थे ना वो ऐसे नहीं होते। आज के जो युद्ध हो रहे हैं ना वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें रेडी होना चाहिए। जैसे ये कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये टारगेट करते हैं सबसे पहले। सिस्टमेटिक इसमें एक बॉट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट लेड, जैसे अभी एनएसओ का है जो इजराइल का है, इजराइल का भी रेपुटेशन एट टाइम्स डुबियस है, चाइना की रेपुटेशन इज़ वेरी डुबियस। सो ये सब चीज़ों पे भी हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी पे एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट होना चाहिए। इस पर हमने पहले भी आंसर राइटिंग किया है, कुछ ही दिनों में एक बार फिर से इसको रिविजिट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी। ओके, देन दिस इज क्विज। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। आज के ये 2 सवाल हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था अबाउट दिस लैंड, एरिड लैंड फॉर्म्स, एंड दिस इज अबाउट हीट आइलैंड्स। तो ये 2 सवाल हैं। ओके, सो दिस इज 20th of December 2021। 11 दिन और बचे हैं इस साल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।